नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेके आए थे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। आज हम आपके लिए लेके आए हैं उसका दूसरा पार्ट, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इस वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि आपने अभी तक अपने इस क्रिस कुकरा स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आज के इस वीडियो में रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण के साथ ही मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा जो इससे जुड़े हुए होंगे, वो आपको यहीं पे हल करवाऊंगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे स्किप न करें ताकि वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो आज शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 भाग कौन कौन से हैं हम बात करते हैं। इसके 3 भाग की बात करें तो इसके 3 भाग है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब हम बात करते हैं रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है और योग रूढ़ क्या होता है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि मैं आपको ट्रिक के आधार पर बताऊंगा कि इसको याद कैसे रखना है और आपकी परीक्षा में इससे संबंधित सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो आप इसे वीडियो को पूरा देखें। रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द को हम मूल शब्द भी कहते हैं और अयौगिक भी कहते हैं। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो परंपरा से एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते जा रहे हैं और उसके सार्थक खंड नहीं होते हैं। सार्थक खंड से क्या तात्पर्य है? सार्थक खंड से तात्पर्य है कि जब उस शब्द का हम टुकड़ा करेंगे, उसको तोड़ेंगे तो उस शब्द के टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वे अपने रूढ़ शब्द कहलाएंगे। और इसको अयौगिक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके टुकड़े करने पर 2 सार्थक खंड नहीं होते हैं। 2 सार्थक खंड नहीं होने से इनका योग नहीं होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अयोग। अपना पहला उदाहरण है नाक। ये जो नाक शब्द है, ये नाक शब्द है 2 वर्णों से मिलकर बना है, एक ना और क। अब न तो ना का कोई अर्थ होता है न तो क का कोई अर्थ होता है, दोनों से मिलकर बन गया नाक। और नाक है प्राचीन समय से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे परंपरा के अनुसार अपना शब्द प्रयोग होता जा रहा है। तो ये अपने क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द। रूढ़ का अर्थ यही है कि वे शब्द जो परंपरा से एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते आ रहे हैं और हमने इसके टुकड़े किए तो इन दोनों टुकड़ों का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, तो अपने क्या कहलाएंगे? रूढ़। और ये मूल शब्द है क्योंकि एक ही रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसे हम मूल भी कहते हैं। अयौगिक क्योंकि 2 शब्दों के टुकड़े होने के बाद भी दोनों शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अयौगिक। उसके बाद अन्य उदाहरण देखें हम तो कान। तो कान जो शब्द है वो का और न से मिलकर बना है। न तो का कोई अर्थ होता है और न ही न का कोई अर्थ होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? रूढ़। इसके अन्य उदाहरण देख लें, गाय, लड़का, पत्थर, आकाश, पेड़ आदि। ये जो शब्द है ये रूढ़ शब्द है। इनका हम टुकड़े करेंगे, खंड करेंगे तो इनके कोई सार्थक खंड नहीं होंगे। अब बात करते हैं हम अगला प्रकार, यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द क्या? तो वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं और उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, उन्हें हम कहते हैं यौगिक शब्द। यानी कि कहने का तात्पर्य है 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और जो शब्द होते हैं 2 या 2 से अधिक, उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है और उनसे जो मिलके नया शब्द बनेगा उस शब्द को हम कहेंगे यौगिक शब्द। जैसा कि इसका नाम है, इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी है, यौगिक। यौगिक शब्द है योग धन इक से बना है। अब योग किसका? तो योग की बात करें तो योग होगा 2 या 2 से अधिक शब्दों का और उन शब्दों का अपना अलग पृथक अर्थ भी होता है और उससे बनने वाला नया शब्द क्या कहलाएगा? आपके यौगिक। अब बात करते हैं हम इसकी ट्रिक के बारे में। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने का एक सीधा सिंपल तरीका है, अगर आप शब्द के टुकड़े करते हो और उस शब्द के टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो आपके हो जाएगा रूढ़। और शब्द के 2 टुकड़े करते हो और दोनों शब्दों का पृथक पृथक अर्थ निकलता है तो आपकी सीधी सी बात है, वो क्या हो जाएगा? यौगिक। अब इसमें भी एक ट्रिक बताता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल है, आसानी से याद रखना, कभी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा।
ट्रिक की बात करें तो कोई भी शब्द है उसके अंदर उपसर्ग दिया हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, नवीनता उत्पन्न कर देते हैं, उसे कहते हैं उपसर्ग। अब किसी शब्द के अंदर उपसर्ग लगा हुआ है या प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय का मतलब है पीछे की ओर। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द के अर्थ में नवीनता पैदा करते हैं, वे शब्दांश क्या कहलाएंगे? आपके प्रत्यय। ठीक है, तो वह शब्द जिसके अंदर संधि हो, उपसर्ग लगा हुआ हो और प्रत्यय हो, और साथ ही बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं होना चाहिए। बहुब्रीहि समास के अतिरिक्त जितने भी समास के प्रकार है ये सभी यौगिक में आ जाएंगे, लेकिन बहुब्रीहि समास का उदाहरण आ गया तो आपके लिए अलग से उसका प्रकार रखेगा, वो हम आगे बात करते हैं। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि शब्द के अंदर उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या बहुब्रीहि समास के अतिरिक्त प्रकार होने पर वह शब्द हमेशा यौगिक होगा। और शब्द को तोड़ते हैं, शब्द के अंदर किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो हमेशा आपके रूढ़ शब्द होगा। अब बात करते हैं हम आगे। तो आगे बात करते हैं तो हम देखते हैं इसके की ट्रिक के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि समस्त संधि समास बहुब्रीहि के अतिरिक्त उपसर्ग प्रत्यय से बने शब्द हमेशा क्या क्या होंगे? यौगिक के उदाहरण। जैसे मैंने शब्द ले लिया विद्यालय। अब विद्यालय है, ये संधि युक्त शब्द है, इसको हम तोड़ते हैं तो विद्या धन आल्य। विद्या का अपना अर्थ है ज्ञान, आल्य का अपना अर्थ है घर, यानी विद्या का घर क्या कहलाएगा? विद्यालय। दो शब्द अलग अलग, दोनों का सार्थक अर्थ निकलता है, इसलिए क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेम सागर। तो प्रेम सागर शब्द है वो बड़ा प्रेम और सागर, यानी कि प्रेम रूपी सागर आपके क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द। अगला शब्द लेते हैं अथाह। अथाह शब्द के अंदर अ उपसर्ग लगा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर शब्द के अंदर उपसर्ग या प्रत्यय दे रखा है तो आप आंख बंद करके उसका आंसर यौगिक कर देना, वो आपके सही हो जाएगा। तो अ का यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है अर्थ बिना, नहीं, नहीं के अर्थ में, और था का मतलब गहराई, यानी जिसकी गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? अथाह। यानी कि अ उपसर्ग है, उपसर्ग युक्त होने पर ये हो जाएगा आपकी यौगिक शब्द। उसके बाद बात करते हैं दूध वाला। अब दूध वाला शब्द है, इसको हम तोड़ेंगे तो एक तो बन गया दूध और दूसरा वाला। अब वाला क्या है? वाला आपके प्रत्यय है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया प्रत्यय युक्त क्या होंगे? यौगिक, तो ये भी आपके यौगिक। उसके बाद बात करते हैं मित्रता। तो मित्र धन ता से बना है, ता आपके इसमें क्या लगा हुआ है? प्रत्यय, तो ये क्या हो जाएगा? आपके यौगिक। उसके बाद अगला शब्द लेते हैं चिड़ी मार। चिड़ी मार जो शब्द है वो बना है चिड़ी और मार, ये एक समास का उदाहरण है, चिड़िया को मारने वाला। ठीक है, और मैंने अभी आपको क्या बताया कि बहुब्रीहि समास के अतिरिक्त जितने भी उदाहरण होंगे समास के हमेशा यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो ये चिड़ी मार भी क्या हो जाएगा? आपके यौगिक शब्द। उसके बाद हम बात करते हैं आपके योग रूढ़ शब्द के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शब्द दे रखा है, उसके टुकड़े करते हैं, टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता तो आपके बन गए वो रूढ़ शब्द। टुकड़े करते हैं शब्द के, दोनों के सार्थक अर्थ निकलते हैं, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है या बहुब्रीहि के अलावा आपके जो समास दे रखा है तो आपके हो जाएगा यौगिक। अब योग रूढ़ क्या है? तो मैंने आपको बताया कि बहुब्रीहि समास को छोड़ देना। क्यों छोड़ दिया? वो छोड़ दिया आपके योग रूढ़ के लिए। अब बात करते हैं हम योग रूढ़ के बारे में। तो योग रूढ़ क्या है? तो योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हैं। अब यौगिक होते हैं किंतु अर्थ की दृष्टि से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरा से एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि समास के सारे उदाहरण आपके क्या होंगे? यौगिक, लेकिन एक समास को मैंने आपके छोड़ दिया था, वह समास था बहुब्रीहि। अब बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं समस्त उदाहरण आपके योग रूढ़ शब्द होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। एक ही ट्रिक याद रखनी है, बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण है हमेशा योग रूढ़ होगा यौगिक। देखिए हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण के बारे में। उदाहरण से पहले मैं आपको बता दूं, जो योग रूढ़ शब्द हमेशा क्या होंगे? यौगिक। अब यौगिक होंगे तो उसमें अंतर क्या है? योग रूढ़ कैसे होंगे? तो योग रूढ़ जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इसकी परिभाषा में, तो होते तो यौगिक है
लेकिन अपना जो अर्थ है सामान्य से अलग निकलेगा, तो क्या हो जाएगा आपके योग रूढ़। जैसे मैंने एक शब्द ले लिया जलज। अब जलज शब्द है वो बना जल धन ज से, जल और ज, जल का अर्थ आप समझते हो पानी, ज से तात्पर्य है जन्म लेना, यानी जल में जन्म लेने वाला। ठीक है। अब जलज किसके लिए प्रयुक्त होता है? कमल के लिए, विशेष रूप से कमल के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपके योग रूढ़ का उदाहरण। उसके बाद में हम बात करते हैं त्रिनेत्र। त्रिनेत्र शब्द है वो बना है त्रि धन नेत्र से। अब त्रि का तात्पर्य तीन से और नेत्र का मतलब नयन, यानी कि तीन नेत्रों वाला, तीन नयनों वाला। तो तीन नयनों वाला का विशेष अर्थ हम प्रयोग में लेते हैं भगवान शिव के लिए। तो भगवान शिव को हम तीन आंखें मानते हैं, तो हम कहते हैं त्रिनेत्र किसको? शिव। अब बात करते हैं लंबोदर के बारे में। लंबोदर शब्द है वो बना है लंबा धन उदर से। आपने अपने घर के अंदर भगवान गणेश की तस्वीर देखी होगी, तो उनका उदर है वो बहुत ही लंबा है, बड़ा है। तो ये जो लंबा धन उदर है, लंबोदर शब्द का प्रयोग हमेशा भगवान गणेश के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द। उसके बाद में बात करते हैं चक्रपाणी। तो भगवान विष्णु को आपने देखा होगा कि उनके हाथ के अंदर हमेशा चक्र रहता है। तो ये चक्रपाणी शब्द है चक्रधन पाणी से बना है। चक्र यानी चक्र जो हाथ में आप देखते हो, और पाणी का तात्पर्य है हाथ, यानी कि जिसके हाथ में चक्र है। तो आपने देखा चक्र किसके हाथ में? विष्णु के लिए। अब ये शब्द प्रयोग हो गया विष्णु के लिए, चक्रपाणी कहते हैं अपने विष्णु को। तो इस शब्द के अंदर क्या हो जाएगा? योग रूढ़। उसके बाद बात करते हैं अगला शब्द षडानंद। षडानंद शब्द है वो बना है सट धन आनंद से। सट से तात्पर्य है छः, आनंद से तात्पर्य है मुख, यानी कि जिसके छह मुख है। अब छह मुख किसके हैं? तो भगवान शिव के पुत्र है कार्तिकेय हैं, उनके छह मुख है। तो ये विशेष रूप में किसके लिए प्रयुक्त होगा? कार्तिकेय। इसलिए इस शब्द के अंदर अभी आपके क्या होगा? योग रूढ़। अब बात करते हैं हम अपने ट्रिक के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण आपके क्या कहलाएंगे? योग रूढ़। अभी हमने रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा। हमने तीन प्रकार पढ़े, रूढ़, दूसरा हमने पढ़ा यौगिक, तीसरा पढ़ा हमने योग रूढ़। अब इनको हम तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं और उसके बाद करेंगे हम प्रश्नों को हल, ताकि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ आ सके, ताकि परीक्षा में आप इसको गलत नहीं करो। तो हम बात करते हैं इसके तुलनात्मक अध्ययन के बारे में, समझते हैं, उसके बाद करते हैं प्रश्नों को हल। पहले बात करते हैं हम रूढ़। तो रूढ़ के अंदर आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि जो रूढ़ शब्द होगा उसमें अधिकतम वर्ण 2 या 3 होंगे, और उसको आप तोड़ना किसी भी प्रकार से, उन शब्दों का, टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो आपके क्या हो जाएगा? रूढ़। और उसके बाद में आपके जो शब्द दे रखा है उसको आप तोड़ते हो, उसके खंड करते हो, तो उन टुकड़ों का, खंडों का जो है पृथक रूप से अर्थ निकलेगा। तो आपके क्या हो जाएगा? हमेशा वो यौगिक। अब इसमें भी ध्यान रखना, शब्द दे रखा है उसके अंदर संधि है, तो 100% आपके क्या होगा? वो यौगिक। अगर वो आपके उपसर्ग का है उदाहरण तो भी यौगिक, प्रत्यय लगा हुआ है तो भी आपके यौगिक, और समास का उदाहरण है तो आपके क्या होगा? यौगिक। उसके अंदर आपके बहुब्रीहि समास नहीं होना चाहिए, तो आपके क्या हो जाएगा? यौगिक। अभी योग रूढ़ की बात करें तो एक ही बात ध्यान रखनी है, शब्द हमेशा यौगिक ही होगा, लेकिन उदाहरण आपके बहुब्रीहि समास का होगा। तो 100% आपका क्या होगा? आपके योग रूढ़। योग रूढ़ में एक ही चीज़ ध्यान रखनी है आपके, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास है, आंख बंद करके आप लिख दो आपको उसको योग रूढ़, आपका प्रश्न बिल्कुल सही। अब हम करते हैं प्रश्नों को हल। पहला प्रश्न है, निम्न में से यौगिक शब्द है। अब इसने पूछा क्या है? यौगिक शब्द है। तो यौगिक शब्द, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दो शब्दों के योग से बनता है यौगिक शब्द, और दोनों शब्दों का पृथक पृथक अर्थ होता है। तो हम देखते हैं अपने पास में ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन अपने पास में पीताम्बर, दूसरा प्रयोगशाला, तीसरा पंकज, चौथा दान। यानी कि जो शब्द है उसको हम पहले तोड़ देते हैं, 2 टुकड़े कर देते हैं, और फिर उन टुकड़ों का अर्थ देखते हैं। तो जैसे कि बिल्कुल छोटा सा शब्द, इसको पहले लेते हैं दाल। दाल को हम देखें तो दा और ल से बना है, न तो दा का कोई अर्थ होता है और न ही ल का कोई अर्थ होता है। यानी कि आपको मालूम चल जाएगा कि ये शब्द क्या है? रूढ़ है। और पूछा क्या है? यौगिक, यानी कि ये तो अपने आंसर नहीं होगा।
उसके बाद में यहाँ पे एक लिखा है पंकज। अब पंकज है जो बना है पंक धन ज से। पंक का अर्थ होता है कीचड़, ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला। और ये शब्द प्रयुक्त होता है आपके कमल के लिए, तो विशेष रूप से कमल के लिए प्रयुक्त होने के कारण ये क्या कहलाएगा आपके योगरूढ़। उसके बाद में पीताम्बर। पीताम्बर जो शब्द बना है पीत धन अंबर से। पीत से तात्पर्य पीला, अंबर से यानी वस्त्र, पीला वस्त्र धारण करने वाला। अब विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है आपके भगवान विष्णु के लिए या श्री कृष्ण के लिए, दोनों एक ही है, इसलिए विष्णु का भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको और कृष्ण के लिए भी मिल सकता है। तो यानी कि जो उदाहरण है ये उदाहरण आपके किसका है, बहुब्री समास का है। और इसलिए बहुब्री समास का जैसा कि मैंने आपको बताया था वो क्या होगा, योगरूढ़, और पूछा है अपने यौगिक, तो ये भी नहीं होगा। अब अंतिम बच गया आपके प्रयोगशाला। प्रयोगशाला है, इसको जब हम अलग करेंगे तो ये हो जाएगा प्रयोग धनशाला। प्रयोग अलग हो जाएगा और शाला अलग हो जाएगा। दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ है, कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यौगिक कौन सा होगा इसमें, प्रयोगशाला। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न के बारे में कि रूढ़ शब्द का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं अब शब्द, और आपको बताना है कि रूढ़ शब्द क्या है। आपको मालूम होना चाहिए कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो रूढ़ शब्द जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही छोटे शब्द होंगे, 2 या 3 से अधिक वर्ण नहीं होंगे उसके अंदर, तोड़ेंगे तो उसका क्या होगा, उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो हम देखते हैं, तो बड़े बड़े शब्द कौन से पहले हम देखते हैं। प्रधानमंत्री, इसको तोड़ते हैं तो प्रधान का अलग अर्थ हो जाएगा और मंत्री का अलग अर्थ हो जाएगा, इसलिए ये तो अपने हो नहीं सकता। फिर देखते हैं गिरधारी। गिरधारी यानी ये आपके बहुब्री समास का उदाहरण है, गिरी को धारण करने वाला। अब गिरी को धारण करने वाला है किसके लिए, भगवान कृष्ण के लिए, तो ये क्या योगरूढ़ हो जाएगा, ये हो नहीं सकता है। उसके बाद पाठशाला, तो पाठ धनशाला, तो ये भी अपने नहीं होगा। और फिर देखते हैं हम अपने रोटी। रोटी को हम तोड़ते हैं तो एक हो जाएगा रो और दूसरा हो जाएगा टी। ना तो रो का कोई अर्थ होता है नहीं टी का कोई अर्थ होता है, यानी कि क्या हो जाएगा ये आपके रूढ़। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, रोटी, ऑप्शन स। उसके बाद हम बात करते हैं चारपाई शब्द। अब चारपाई शब्द क्या है, रूढ़ है या यौगिक है, योग रूढ़ है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको शब्द को पहचानना है। तो चारपाई क्या है, तो चारपाई को पहले हम तोड़ते हैं तो 4 धन पाई हो जाएगा। तो 4 धन पाई, 4 का अर्थ निकलता है पाई यानी पाँव। अब 2 अर्थ निकल रहे हैं तो इसका मतलब रूढ़ तो आपके होगा नहीं, तो रूढ़ नहीं होगा, तो पीछे बच गया आपके यौगिक या योग रूढ़ या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब 4 पाई है तो दोनों के 2 अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन विशेष अर्थ निकल रहा है कि 4 पाँवों वाला, उसको हम क्या कहेंगे, 4 पाई। तो विशेष अर्थ निकल रहा है, इसलिए यौगिक न होकर क्या हो जाएगा आपके योग रूढ़। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके योग रूढ़। 4 पाई का तात्पर्य आपके होगा योग रूढ़ से। उसके बाद हम लेते हैं अगला प्रश्न। शब्द है कि योग रूढ़ शब्द है। प्रश्न ये पूछा है कि योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन आपके पास में 4 दे रखे हैं। पहला है आकाश, दूसरा गजानन, तीसरा विद्यालय, चौथा दूध वाला। अब पूछा योग रूढ़। योग रूढ़ यानी कि शब्द के टुकड़े करेंगे, दोनों के अर्थ निकलेंगे, लेकिन अर्थ है विशेष रूप में लिया जाएगा। तो आकाश शब्द को हम तोड़ेंगे तो इसके कोई सार्थक टुकड़े नहीं होंगे, इसलिए ये तो आपके क्या हो जाएगा रूढ़। पूछा योग रूढ़, तो ये तो आपके नहीं होगा। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा गजानन, तो इसके हम टुकड़े करें तो ये हो जाएगा गज धन आनंद। गज से तात्पर्य हाथी, आनंद से तात्पर्य मुख। विद्यालय, तो विद्या धन आल्य, विद्या का ज्ञान और आल्य का विद्या का घर। और उसके बाद में दूध वाला, इसके पीछे वाला प्रत्यय लगा हुआ है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय लगा हुआ शब्द हमेशा क्या होगा, यौगिक, तो ये भी नहीं होगा। विद्यालय है, इसके अंदर संधि है, दीर्घ संधि है, विद्या धन आल्य, तो ये भी आपके जो है यौगिक का उदाहरण होगा। और पीछे बच गया गजानन, तो गज धन आनंद, यानी कि हाथी के मुख वाला, और हाथी के मुख वाला आपने देखा होगा कौन होगा, भगवान गणेश, इसलिए गजानन में क्या हो जाएगा आपके योग रूढ़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके गजानन। हमें अगला प्रश्न देखते हैं हम। वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों के स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि
कि यौगिक शब्द होते हैं उन शब्दों के टुकड़े करने पे सार्थक अर्थ निकलता है, और योग रूढ़ में वही होता है। तो पीछे कौन बच गया? रूढ़। तो जैसा कि बताया कि रूढ़ के टुकड़े करने पर उसमें क्या होगा, टुकड़ों के स्वतंत्र अर्थ नहीं होते हैं, तो अपने न तो तत्सम होगा, न यौगिक होगा, न योग रूढ़ होगा। अब रूढ़ होता है तो रूढ़ का एक अन्य नाम भी है, क्या है? अयौगिक। ऑप्शन में रूढ़ नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? अयौगिक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके? अयौगिक, क्योंकि रूढ़ को क्या कहते हैं? अयौगिक। उसके बाद हम लेते हैं अगला प्रश्न कि रूढ़ शब्द है। अब 4 आपके पास में ऑप्शन है, विकल्प हैं, उसमें से 4 विकल्प में से आपको बताना है कि रूढ़ शब्द कौन सा। अब पहला दे रखा है दशानन। दशानन की बात करें तो 10 धन आनंद से बना है दशानन। 10 यानी कि संख्या 10, आनंद यानी मुख, यानी कि 10 मुख। अब आपको मालूम है कि 10 मुख विशेष रूप से प्रयुक्त होता है रावण के लिए, तो विशेष रूप से रावण के लिए प्रयुक्त होने के कारण ये क्या हो जाएगा? योग रूढ़। और पूछा है आपने रूढ़, तो ये तो दशानन तो नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं जलद। जलद जो शब्द है वो बना है जल धन द। द से तात्पर्य देने वाला, जल से नहीं पानी। अब पानी कौन देता है? बादल। तो ये विशेष रूप से जलद है, प्रयुक्त होता है बादल के लिए, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगा? योग रूढ़ का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है प्रतिदिन। प्रतिदिन में क्या होगा कि प्रतिदिन में प्रतिधन दिन, दोनों शब्दों के अलग अलग पृथक पृथक अर्थ निकलते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब पीछे बच गया शब्द मेंढक। अब मेंढक शब्द को हम किसी भी प्रकार से तोड़ते, इसके खंड करते हैं, तो इसके कोई सार्थक खंड नहीं होंगे, इसलिए आपके मेंढक शब्द क्या हो जाएगा? आपके रूढ़ शब्द। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके मेंढक। अब लेते हैं हम अगला प्रश्न कि स्त्री शब्द है। अब स्त्री शब्द क्या है? तो हम शब्द को देखते हैं, स्त्री को। अगर स्त्री शब्द को हम तोड़ दें तो इसके अंदर आधा स है और त्रे, इन दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अब जब कोई शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकले तो क्या हो जाएगा? आपके रूढ़। अब देखते हैं ऑप्शन रूढ़ कहाँ पे है। तो पहला दे रखा है यौगिक, यौगिक है नहीं। दूसरा योग रूढ़, तीसरा रूढ़, चौथा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता, क्या हो जाएगा? अपने रूढ़। तो आंसर हो जाएगा स्त्री शब्द क्या? आपके रूढ़। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि रचना के आधार पर शब्द भेद नहीं है। अब क्या है कि प्रश्नों का पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। परीक्षा में पूछते नहीं हैं, तो ध्यान रखना पूछ क्या रखा है या नहीं है, ये पूछ रहा नहीं है। अब क्या नहीं है कि रचना के आधार पर शब्द भेद नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रचना के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के, कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके अतिरिक्त जो ऑप्शन में दे रखा है वो आपका उसका आंसर होगा। तो जैसे हम देखते हैं कि नहीं है तो रूढ़ है, आपके यौगिक भी है और योग रूढ़ भी है, तीनों प्रकार है। अब नहीं कौन सा है? तद्भव। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपके तद्भव, यानी कि रचना के आधार पर शब्द भेद नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? तद्भव। अब अगला प्रश्न लेते हैं कि रचना के आधार पर शब्द भेद है। अब पहले सवाल पूछा नहीं है, अब पूछा है, तो अपने ध्यान है कि 3 प्रकार है, कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, 3 प्रकार है। अब इसके अंदर देखना है तो संकर तो अपने नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद देशज, अपने तीनों में नहीं है। फिर विदेशी, ये भी नहीं है। उसके बाद यौगिक, यौगिक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका यौगिक, यानी कि रचना के आधार पर शब्द भेद है, आपका आंसर हो जाएगा यौगिक। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुब्रीहि समास हमेशा किसके उदाहरण होंगे? योग रूढ़ के। मालूम है आपको? तो ऑप्शन में ढूंढ लो कि योग रूढ़ कहाँ है। तो पहला ऑप्शन आपके रूढ़, रूढ़ नहीं होता है। फिर दूसरा यौगिक, ये भी नहीं होता है। तीसरा योग रूढ़, बिल्कुल योग रूढ़ होता है। कोई नहीं तो होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? आपके योग रूढ़। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके इसका? योग रूढ़। इस प्रकार अपना आज का ये टॉपिक यहीं पे पूर्णता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने इस चैनल क्रिस कुकर स्टडी को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और नहीं किया है तो तुरंत कर लें, और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल का फ़ायदा उठा सके और आगामी परीक्षाओं के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सके और अपने प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।